हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में पार्ट 2 है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा कंटेंट है स्पेक्ट्रम बुक बाय राजीव अहीर एंड घटना चक्र। ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है ताकि आपको ये देखने के बाद कोई और कंटेंट को या किसी और बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 2 से, जो कि है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो ये चैप्टर डील करता है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर किया था तो उस टाइम इंडिया में प्रिवेलिंग सिचुएशंस कैसी थी। ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो मुग़ल एम्पायर, हम सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थे मुग़ल एम्पायर में जिसकी वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे मुग़ल एम्पायर के चैलेंजेस क्या थे। तो सबसे पहला चैलेंज था, एंड ऑफ मुगल्स बिगैन विद द रेन ऑफ औरंगजेब विथ फॉर्मल एंडिंग ऑन नवंबर 1 1858, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो एंड ऑफ मुगल का जो मतलब लाइक लास्ट फेज था वो औरंगजेब के टाइम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका था, बट जो फॉर्मल एंडिंग थी मुगल एम्पायर की वो नवंबर 1 1858 में हुई थी। तो ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये डेट आपका इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था। तो इसमें जो कंट्रोल था इंडिया का वो इट वेंट फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो इसीलिए फॉर्मल एंडिंग हो गई थी ब्रिटिश आपका मुगल एम्पायर की, एंड ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। Aurangzeb's misguided policy weakened the stability of the state, and the decline gained momentum after his death due to wars of succession and weak rulers. तो एक तो सेकंड रीज़न ये था कि जो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ थी वो इट वाज नॉट लाइक्ड बाय द रीजनल पावर्स एट दैट टाइम। तो ये भी एक रीज़न था कि दे वांटेड कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश कर लें ताकि हमें मुग़ल एम्पायर के अंदर या हम उनको इतनी ट्रिब्यूट पे नहीं करें या फिर हम उनके कंट्रोल में नहीं आए और हम इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर सकें, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को पसंद नहीं थी। और ये जो औरंगज़ेब के टाइम फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था रीजनल पावर्स पर, बट आफ्टर द औरंगज़ेब जो भी रूलर्स आए थे उसके टाइम जो डिसइंटीग्रेशन थी, जो कंट्रोल था वो कम होते गया था। इसीलिए जो मोमेंटम था डिसइंटीग्रेशन का वो हाइफन हो गया था बाद में। मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर 29 ईयर्स बट कुड नॉट रिवाइव द एम्पेरियल फॉर्च्यून्स। तो इसमें हम अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि औरंगज़ेब के बाद ऐसा कोई रूलर नहीं आया था जिसने लॉन्ग टाइम के लिए रूल नहीं किया था। मुग़ल एम्पायर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह ने बहुत लंबे टाइम के लिए रूल किया था, बट उनकी भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि मतलब जो ट्रस्ट था रीजनल पावर्स का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खो चुका था औरंगज़ेब की पॉलिसी से, तो उसको रिवाइव नहीं कर पाए मोहम्मद शाह। तो ये एक फेलियर था मोहम्मद शाह का, जिसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। New states of Hyderabad, Bengal, Awadh, and Punjab established, and the Marathas began to make their bid to inherit the imperial mantle. तो हमने देखा कि ये जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश होते हैं, और जो मराठास थे ऐसा हम बोल सकते हैं कि मराठास को हम उस टाइम सोचा जाता था कि शायद मुग़ल एम्पायर को इनहेरिट करेंगे मराठास। तो वो भी चाहते थे कि मतलब इंडिया में मुग़ल एम्पायर के बाद मराठास रूल करे, बट उनमें भी कुछ वीकनेसेस थी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनमें ऐसी क्या वीकनेस थी कि वो मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर कर लिया या रूल करने लग गए 200 ईयर्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो इंटरनल चैलेंजेस देखेंगे हम, मुग़ल एम्पायर में इंटरनल चैलेंजेस क्या थी। जो रूलर्स थे औरंगज़ेब के बाद वो हमने पहले डिस्कस किया कि मतलब वीक रूलर थे, उनका जो कंट्रोल था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बाकी रीजनल पावर्स पे। तो औरंगज़ेब के बाद जो रूलर आए हमारे बहादुर शाह, जिनको शाह बेखबर भी बोला जाता है, ही रूल्ड फ्रॉम 1709 टू मार्च 1712। ही वॉज द एडलेस्ट सन ऑफ औरंगज़ेब एम्परर एट 63। he adopted a pacific policy towards the Marathas, the Jats and the Rajputs। ये पैसिफिस्ट पॉलिसी कि हमने यहाँ पे क्यों मेंशन की है, ये इसलिए मेंशन की गई है क्योंकि जो पहले वाले मुगल रूलर्स थे दे वर हॉस्टाइल टूवर्ड्स द मराठास, जाट्स एंड द राजपूत। तो बहादुर शाह ने, जब बहादुर शाह पावर में आए थे तो इन्होंने क्या किया कि ही ट्राइड टू लाइक एक मतलब लाइक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक अग्रीमेंट या सेटलमेंट करने की कोशिश की राजपूत, जाट एंड मराठास के साथ, ताकि मुग़ल एम्पायर को बचाया जा सके। तो वो एक अटेम्प्ट था, बट उस टाइम तक जो
ट्रस्ट था इतना वीक हो चुका था मुगल एम्पायर में या मुगल एम्परर में, हम बोल सकते हैं कि इनकी जो पैसिफिक पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी वो कोई काम नहीं आई, इसीलिए तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देन अटैक ऑफ सिख लीडर शाह बहादुर, जहांदर शाह, जहांदर शाह वॉज द नेक्स्ट रूलर, सो अटैक ऑफ द सिख लीडर ऑल्सो, दैट इज शाह बहादुर। देन बहादुर शाह के बाद हमारे आते हैं जहांदर शाह। सो जहांदर शाह इंट्रोड्यूस्ड इजारा एंड ही अबॉलिश्ड जिजिया। तो वैसे ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने अबॉलिश किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद करना थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस, और ये आपके लाइक मेंस में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप जैसे मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, तो यू कैन राइट लाइक सम ऑफ द नेम्स ऑफ द रूलर्स और उनके क्या स्टेप्स थे। Then we have Farooq Siyar. He killed Jahandar Shah with the help of Sayyid brothers, the kingmakers. So Sayyid brothers were called as kingmakers. And what was the name of the Sayyid brother? Abdullah Khan and Hussain Ali. Right? Religious tolerance. He abolished jizya and pilgrimage tax. तो इसने abolish कर दी थी. Fine. जस्ट बिकॉज हम देखेंगे जो नेक्स्ट रूलर्स आएंगे दे विल ट्राई कि मुगल एम्पायर को बचाया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। देन ही वॉज द फर्स्ट एम्परर टू बी किल्ड बाई नोबल्स। He issued 3 फरमान्स in 1715 to English, that is it was called as the Magna Carta of the company। तो ये भी हम अपने जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इट वॉज फरूख सियार इन 1715 जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू करते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सभी कंफ्यूज हो जाए, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि फरमान जो था वो इशू किया था फरूख सियार ने। नेक्स्ट वी हैव रफ़ी उद दरजत। ही रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। सो ये वैसे भी आज तक पूछा गया नहीं है, ही इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। Then we have Rafi Uddola, who is also called as Shah Jahan II. So he ruled from June 6 September 17 to 1719। ही वॉज एन ओपियम एडिक्ट। सो आप देख रहे हो ना कि कैसे कैसे जो नेक्स्ट रूलर्स आ रहे हैं उनके अंदर कितनी खामियां हैं, इसकी वजह से ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर वो और आपके पहले वाले रूलर्स की तरह इतने स्ट्रांग होते तो मुगल एम्पायर कभी डिसइंटीग्रेट ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत ईजिली टैकल कर लेते ब्रिटिशर्स को। बट ये खुद ही अपने इतने ओपियम एडिक्ट हैं, एंड जैसे मोहम्मद शाह रंगीला होगा वो अपने में ही मस्त है। तो जब वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं तो अपने एम्पायर के बारे में या अपने लाइक पीपल के बारे में कैसे सोचेंगे। Okay, next we have Muhammad Shah, who killed Sayyid brothers with the help of Nizam ul Mulk. So he was the one who killed Sayyid brothers with the help of Nizam ul Mulk. This is important कि मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता है, ये बहुत important है। Then in 1724, the independent state of Hyderabad was set up by Nizam ul Mulk. In 1737 it was there was invasion of Baji Rao I in Delhi। दिल्ली की बात क्यों की गई है? बिकॉज दिल्ली वॉज द सीट ऑफ पावर ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट। तो अगर वहाँ पर कोई इन्वेड कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ थ्रेट टू द मुगल एम्पायर। देन in 1739 we have battle of करनाल where नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स। तो हम देखेंगे कि नादिर शाह ने भी बहुत उस टाइम इन्वेड किया था इंडिया को, इन्वेजन हुआ था उसका बहुत टाइम। तो ये भी एक लाइक वो था ना कि नॉर्थ ईस्ट से वो इन्वेड कर रहे थे बार बार। तो जो नॉर्थ ईस्ट में मतलब हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग ना तो बॉर्डर मेंटेनेंस था और ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग हमने आर्मी बना रखी थी। आर्मी को तो चलो किसी ने सोचा ही नहीं था उस टाइम। तो ये भी एक रीज़न था कि नादिर शाह बहुत बार इन्वेड कर रहा था इंडिया को, रेगुलर इन्वेजन्स हो रहे थे उसके, एंड ही यूज टू लाइक plunder and loot everything from India। Then we have Ahmad Shah, who was incompetent। He left throne at the hands of उद्दम भाई। तो ये खुद ही इनकम्पिटेंट थे, इन्होंने जो पूरा राजपाट था वो एक उद्दम भाई के हाथों में छोड़ दिया था। नेक्स्ट वी हैव आलमगीर टू। आलमगीर टू के जब रेन में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव शाहजहाँ टू। इनके बारे में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट मैंशनड। देन वी हैव शाह आलम टू 1759 टू 1806। इनके रूल के अंडर हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ही इशूड फरमान्स टू द कंपनी ग्रांटिंग देम दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर में जैसे हार जाते हैं तो द की ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश एम्पायर। जो मुगल एम्परर था वो एक पपेट की तरह बन गया था, लाइक उनको जो बोला जाता था वही करते थे। तो ये इसीलिए इन्होंने जब वो बैटल ऑफ बक्सर में ही कोलैबोरेटेड विद द
ruler of Bengal, that is Mir Qasim, and the Trio alliance was defeated by the Britishers. तो शाह आलम टू के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, जिसमें उन्होंने फरमान इशू किया था कंपनी को, जिसमें जो दीवानी थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, वो कंपनी को ग्रांट कर दी गई थी। देन वी हैव अकबर टू। इनके बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द वन हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय को जो टाइटल था, सॉरी इट विल बी राजा, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो जो राजा का टाइटल था राम मोहन रॉय जी को दिया गया था, वो अकबर टू ने दिया था। देन वी हैव द लास्ट एम्परर, दी बहादुर शाह टू और जफ़र। ये लास्ट मुगल एम्परर थे और रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम ये उस टाइम रूल कर रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1857 के रिवोल्ट में मतलब ये लास्ट क्यों थे, क्योंकि 1858 में हमने देखा था कि पूरी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी मुगल एम्पायर की, वो ख़त्म हो गई थी इंडिया के ऊपर से, एंड इट वाज द ब्रिटिशर्स हु टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसीलिए बहादुर शाह के बाद वी डोंट हैव एनी मुगल एम्परर। दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। सो वी हैव सीन दी इंटरनल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस क्या थे कि जो सक्सेसर्स थे औरंगज़ेब के, वो खुद ही इनकम्पिटेंट और वीक थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे कुछ, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, अभी हमने देखा कि आर्मी नहीं थी कुछ, बॉर्डर मेंटेनेंस नहीं था, और जो रूलर्स थे वो भी कम्पिटेंट नहीं थे। एंड यूनिटी अगेंस्ट द इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। सी आई सेड यू, नॉर्थ वेस्ट में कोई भी पावरफुल हमारे पास सिक्योरिटी का कुछ नहीं था, इसीलिए बार बार इन्वेजन्स हो रहे थे। वी हैव नादिर शाह इन्वेजन इन 1738 टू 1739। सो इट वॉज बैटल ऑफ करनाल हुआ था। इन बैटल ऑफ करनाल अभी हमने डिस्कस किया, ही डिफीटेड द मुगल्स। Okay, then he captured Lahore and Emperor Muhammad Shah. Muhammad Shah is also the ruler. I said you that he is being branded as the with the tag name of Rangila. तो इनको कैप्चर कर लिया गया था नादिर शाह ने। Then he annexed the areas west of Indus. So this is important. Areas west to Indus was annexed by Nadir Shah. Then he looted Peacock Throne and the Kohinoor. So this is also important. What Nadir Shah like sometimes it is being asked. As such it is not that important, but do keep it in your mind. Then we have नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था, दैट इज 1748 टू 1764। ये सीधे टाइम पीरियड इतने सालों तक ये रेगुलर इन्वेड करते रहे, एंड देर वॉज नो वन की एक होती है ना, क्योंकि एक कॉमन यूनिटी वाली फीलिंग ही नहीं थी कि दैट इंडिया इज़ वन। वो तो जब ब्रिटिशर्स आए थे, बाहर से कोई आए तब जाके वो फीलिंग आई थी, वो भी कुछ टाइम के बाद आई थी। उससे पहले मतलब कॉमन यूनिटी थी नहीं कि दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट इंडिया, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि इतने बार इन्वेजन हो रहे थे, उसके बाद भी कोई ऐसे पावरफुल हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं कोई एम्पायर नहीं था जो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है उससे। सो ही इन्वेडेड इंडिया फॉर दिस मेनी ईयर्स। सो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। एंड ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इनका, अहमद शाह अब्दाली का, मराठास के साथ, जिसमें मराठा हार जाते हैं, दे वर डिफीटेड। अब ये आप सोच रहे होगे कि अहमद शाह अब्दाली का मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से क्या कनेक्शन है। ओके, द रीज़न इज़ व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया, लाइक सपोज अ प्रीवियस टाइम, राइट। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आलमगीर टू थे, इनको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था एज द मुगल एम्परर। एंड जो रोहिला चीफ थे नजीब उद दौला, इनको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था एज मीर बख्शी। बट हुआ क्या, सिंस द मराठास दे वांटेड टू बिकम द सक्सेसर ऑफ मुगल्स, तो इन्होंने जो ये आपके नजीब उद दौला थे, इनको एक्सपेल कर दिया था दिल्ली से, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया था एज मीर बख्शी, बट ही वॉज बीइंग एक्सपेल्ड बाय द मराठास। तो जब नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करते हैं इंडिया को, एंड व्हेन ही कम टू नो अबाउट दिस, तो वो मराठास के साथ एक वॉर होती है उनकी, विच इज़ कॉल्ड एज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड द मराठास वे डिफीटेड इन दिस, एंड दिस लेड टू द इससे जो एक इमेज थी मराठास की कि वो सक्सेसर बन सकते हैं, वो इमेज मतलब ऐसे सोच लो कि एकदम ख़त्म सी हो गई थी। एंड इट वॉज फॉर श्योर दैट मराठास कुड नॉट बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड इट वुड बी द ब्रिटिशर्स। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। अब कॉजेज क्या थे, हमने वीकनेसेस देखी अभी कि क्या क्या वीकनेस थी एम्पायर में। अब कॉजेज क्या थे कि डिक्लाइन क्यों हुआ मुगल्स, एम्पायर रिलेटेड कॉजेज हैं कि एक तो जो सक्सेशन था वो कोई डेफिनाइट नहीं था। ऐसा था ना कि जैसे किंग की डेथ हो गई है, राइट, तो किंग का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो सक्सीड करेगा टू द थ्रोन,
बट ऐसा कुछ डेफिनाइट था ही नहीं उस टाइम। तो जब भी कोई भी जो रूलर था उसकी डेथ हो जाती है या उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उस टाइम क्या होता था कि एक वॉर होती थी एंड सब ऐसे सोचते थे कि शायद हम सक्सीड कर सकते हैं या हम राजा बन सकते हैं। तो इसी चाह में कि हम राजा बन सकते थे, सब एक दूसरे की तरफ सस्पिशियस हो जाते थे। तभी वो कॉमन जो यूनिटी वाली फीलिंग थी वो कभी नहीं आती थी, क्योंकि सब सोचते थे कि मैं बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ, और मैं बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ, इसी चक्कर में क्या करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते थे, जिसका फ़ायदा जो आपके यूरोपियंस आए थे उन्होंने उठाया। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में, अगर हमने आपने पहला लेक्चर सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि जो फ्रेंच थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो इंटरनल यहाँ पे वॉर होते थे ये उसमें पार्टिसिपेट करते थे, यानी एक किंग एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ लड़वाते थे। क्यों? क्योंकि जब इंटरनली इतने मतलब लाइक फ्यूड्स है कंट्री में, तो ये बस उसका फ़ायदा उठा रहे थे। सो ये एक रीज़न था। देन वी हैव डी जनरेशन ऑफ द आर्मी, क्योंकि मतलब लाइक जो एम्पायर था उसके रेवेन्यूज़ तो कम होते जा रहे थे, तो रेगुलर आर्मी को पे करने के लिए रेवेन्यू ही नहीं थी, तो आर्मी एकदम वीक हो गई थी। अब आर्मी ऐसी थी कि अगर ब्रिटिशर्स उनको पैसे दे देते थे तो वो उनकी तरफ से लड़ने लड़ने लग जाते थे। तो आर्मी की डी जनरेशन हो गई थी, क्योंकि उनको रेगुलर सैलरी, रेगुलर पेमेंट नहीं मिली। देन द एम्पायर वॉज टू वास्ट टू बी रूल्ड बाई अ सेंट्रल अथॉरिटी। यह एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि एक सेंटर पर दिल्ली से बैठकर आप पूरे एम्पायर को रूल कर लो, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए सब सोचने लग गए, जैसे साउथ में आप देखोगे कि हैदराबाद एंड ऑल, वो सोचने लग गए थे कि मतलब कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि लाइक उनके ऊपर जो कंट्रोल था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा था, क्योंकि इनएफिशिएंट तरीके से रूल किया जा रहा था। देन वी हैव औरंगजेब्स डेक्कन एंड रिलीजियस पॉलिसी, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन कि ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, बिकॉज पीपल और द रीजनल पावर्स डिड नॉट लाइक द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाई औरंगजेब। देन वी हैव इन्वेजन्स ऑफ ईरानी एंड दुरानी किंगडम। अभी अभी हमने देखा अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। देन वी हैव डिस्पोटिक रूल विद वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। ये भी हमने देखा कि जो रूलर्स थे दे वेर वीक एंड इनकम्पिटेंट। देन वी हैव द रीजन रिलेटेड। तो रीजन रिलेटेड कॉजेज क्या थे? इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुरानी किंगडम्स, राइज इन पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार। तो जो ज़मींदार थे उनकी जो पावर थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। दे वर दी हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। तो वो क्या थे कि वो ट्रिब्यूट पे नहीं करते थे या रेवेन्यू पे नहीं करते थे मुगल एम्पायर को या एम्परर को। देन वी हैव इशू ऑफ जागीरदारी, लैंड असाइन टू द नोबल्स यील्डिंग लो इनकम। जागीरदारी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो इनकम थी वो कम होते जा रही थी, तो सपोज ये असाइंड जागीर्स टू समवन, तो आपको रेवेन्यू भी तो पे करनी है ना, बट रेवेन्यू तो है नहीं, सो दिस वाज आल्सो अ इशू। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, जैसे वॉर एक्सपेंसेस, रिड्यूस्ड खालिसा लैंड, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो रहे थे, स्टैगनेंट थी इकोनॉमी। फिर जो मतलब जो लाइफ स्टाइल थी रूलर्स की वो लग्जीरियस थी, कि मतलब लाइक कोई भी एक्सपेंस नहीं किया जा रहा है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एम्पायर, और सारी जो रेवेन्यू था वो अपने ऊपर एक्सपेंस की जा रही थी। देन खालिसा लैंड रिड्यूस हो चुका था, वॉर हो रही थी इतने सारे, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो हेरिडेटरी सक्सेशन था वो तो कोई डिफिनाइट रूल नहीं था उसमें। तो जब भी कोई रूलर की डेथ होती थी तो सब सोचते थे कि हम राजा बन जाए, तो उसमें एक्सपेंस भी होता था। देन ये राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड स्टेट, सब स्टेट सोचते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए एंड हम अपना अलग से एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लें। ओके, देन वी हैव राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। द रीजनल एंड द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि मराठास का मैसूर के साथ वॉर हो रहा है, बंगाल के साथ वॉर हो रहा है, तो एक कॉन्टिन्यूसली मतलब एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे। दे फंक्शन विद द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार्स, मर्चेंट्स, लोकल नोबल्स एंड चिफ्टन्स। क्योंकि जो रीजनल स्टेट्स बने थे, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो मुगल एम्पायर को मतलब एकदम से रिप्लेस कर दें या ट्रिब्यूट पे नहीं करे। इट वॉज द जमींदार्स, द नोबल्स, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट से ही वो सक्सेसफुल थे एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में, ठीक है। तो दे फंक्शन विद द सपोर्ट ऑफ देम ओनली। देन दे मेंटेन्ड टाइज एंड एक्नॉलेज सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल एम्पर। सिंस आई टोल्ड यू कि वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो ट्रिब्यूट पे नहीं करे या उनको सक्सीड कर जाए, तो दे यूज टू मेंटेन टाइज, मतलब वो नाम के लिए, बस फॉर नेम सेक, कि हाँ ठीक है वी आर पेइंग यू लाइक हीड एंड वी आर रेगुलरली विजिटिंग टू योर कोर्ट, वो बस नाम मात्र रह गया था, बट दे यूज टू मेंटेन टाइज विद द मुगल एम्पर। Then lacked advanced and sound military, financial and administrative system. They lacked scientific and technological advancement. तो ये तो हमने देखा कि जब मुगल एम्पायर में ही नहीं है, एंड सिंस दी स्टेट्स वर ऑल्सो एट वॉर विद ईच अदर, तो उनके पास इतना रेवेन्यू ही नहीं बचता था कि वो टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस हो सके।
तो वो भी स्टैग्नेंट थी, उनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब उन्होंने इनहेरिट की थी मुगल एम्पायर से, तो वो भी स्टैग्नेंट ही रह गई थी मुगल एम्पायर की तरह। देन वी हैव दीज रीजनल स्टेट्स वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या है? सक्सेसर स्टेट्स, तो ये वो मुगल प्रोविंस थे दैट टर्न्ड इनटू स्टेट्स, दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस पॉलिटी। इसके एग्जांपल क्या थे? अवध एंड बंगाल था, तो ये स्टेट्स में बदल गए थे, इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया था एंड द एग्जांपल ऑफ द स्टेट्स वेर अवध एंड बंगाल एंड हैदराबाद। Then we have the independent kingdom. They formed due to destabilization of the Mughal control over the provinces, कि जैसे जैसे उनका कंट्रोल मतलब लाइक स्टेबिलिटी नहीं थी कंट्रोल में, उनका स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे वीक होते गया वैसे वैसे ये स्टेट बनते गए। तो एग्जाम्पल इज राजपूत, मैसूर, केरला। देन वी हैव द न्यू स्टेट्स विच वर स्टैब्लिश्ड बाय द रेबल्स अंडर द मुगल रूल। अब रेबल्स क्या थे? मीन्स लाइक ये नाखुश थे, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि जो राजपूत जाट्स वगैरह थे इनकी तरफ बहुत ही हॉस्टाइल था मुगल एम्पायर, तो ये दे रेबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर और इन्होंने अपना नया स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो जैसे जाट थे, सिख्स थे, मराठास थे, रोहिलखंड थे, फरुखाबाद थे, तो ये सारे स्टेट नए स्टेट बन गए एंड दे रेबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्परर एंड मुगल एम्पायर। Okay, then we have, so this is some factual information. Only the founder of the state is important basically because many a times it is being asked in the your state PCS examinations. So do keep in mind the name of the founder. So Hyderabad was founded by Khilij Khan. Fine. He defeated and appointed Governor Mubarak Khan by the Mughals in the Battle of Sher Kheda. This is not important. Just keep this in mind that it was founded by Khilij Khan. Right? Okay. Then we have Awadh, founder was Sadat Khan, he was succeeded by Safdarjung. Then we have Bengal, which was founded by Murshid Ali Khan, succeeded by Sujauddin. Then we have Sarfaraj Khan, then we have Alivardi Khan, and after Alivardi it is Sirajuddaula. Then we have Rajputs tried to re-establish by alliance of Ajit Singh, Jai Singh II, Durgadas Rathod. Later the alliance was broken by the Mughals. Fine. Okay. Then we have Mysore, which was at the junction of the eastern and the western Ghats, that was ruled by Wodeyars. तो मैसूर वही स्टेट है जिसमें अपने हैदर अली एंड टीपू सुल्तान रूल करते हैं. इट वॉज सक्सीडेड बाय द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. सो फर्स्ट इट वॉज रूल्ड बाय वोडियार्स, then after it was succeeded by Hyder Ali and his son Tipu Sultan. Then we have the state of Kerala, which was ruled by Martanda Varma. It was from Kanyakumari to Kochi. Then we have Jats, who set up the state of Bharatpur under Churaman and Badan Singh. Then under the leadership of Suraj Mal, it reached its highest point. Then we have Sikh. Guru Gobind Singh transferred the Sikh into militant sect, and later strong Punjab kingdom was established by Ranjit Singh. He conquered Lahore, Amritsar, and the Treaty of Tripartite, which we will be reading in the next chapter. कि ये किसके बारे में थी एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या था. तो जो ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि इसने कैसे पंजाब का जो स्प्रेड थी वो कैसे कंट्रोल करके रखी थी. And Shah Shuja and English company passes to British troops to Afghanistan. So this is it is talking about treaty of tripartite. Okay. Then we have Maratha uprooted Mughals from Malwa and Gujarat under Peshwa, set back by Ahmad Shah Abdali at third battle of Panipat. So I've explained you this कि third battle of Panipat क्यों हुआ था. तो इसके बाद जो मुगल मराठास का जो ड्रीम था पूरे इंडिया में रूल करने का वो ख़त्म हो गया था, क्रश कर दिया गया था. दैट मीन्स then we have Rohilkhand under Ali Muhammad Khan, which was from Kumaon to Ganga, the region, and it was under Ali Muhammad Khan. Then we have Farrukhabad under Farrukh Siyar and Muhammad Shah. Okay, now we have like gone through all the founder persons, the name of the founder personality who set up independent states. Now we will read that what were the nature and the limitation of the regional states. कि इन्होंने अपना स्टेट तो इस्टेब्लिश कर लिया बट इनमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी. इस कमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब. द पॉलिटी वॉज रीजनल इन कैरेक्टर एंड फंक्शनल विद कोलैबोरेटिव सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लोकल ग्रुप्स. तो जैसे मैंने कहा कि इतने पावरफुल थे नहीं, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो खुद ही किसी के लोकल सपोर्ट से चल रहा था, जैसे जो नोबल्स मैन थे, चिफ्टन्स थे या ज़मींदार्स थे. तो इट वॉज रीजनल इन कैरेक्टर. They failed to develop sound financial administrative system and military organization. We have already discussed this. The जागीरदारी क्राइसिस एंड एग्रीकल्चर डिक्लाइन. जागीरदारी क्राइसिस अभी भी थी क्योंकि वो तो सॉल्व नहीं की गई थी एंड एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा था.
अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इन 1679, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विच कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर एनी ऑफ द सब हेडिंग्स, तो इसीलिए ये अलग से लिखे हुए हैं। In 1679, Aurangzeb introduced the jizya, a poll tax for non-Muslims that had been abolished by Akbar. तो हमने देखा था कि ऐसे कुछ पॉलिसीज थी औरंगजेब की विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई द रीजनल पावर्स। तो इसमें एक थी कि उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया था जाजिया विच वॉज अबॉलिश्ड बाई अकबर। जाजिया क्या था? इट वॉज अ पोल टैक्स फॉर द नॉन मुस्लिम्स। ओके, ठीक है। चौथ वॉज द 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पे टू द मराठास इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेट्स। चौथ क्या था कि आप अपने 1/4 लैंड रेवेन्यू का मराठास को दे दो। इससे क्या होगा कि मराठा का जो रेड है आपके एरिया में, आपकी टेरिटरी में, वो नहीं होगा। तो दिस वॉज चौथ। वट वॉज सरदेशमुखी? सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल लेवाई ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स विच द मराठास क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स। तो चौथ एंड सरदेशमुखी में क्या डिफरेंस है? देखो, चौथ ये था कि जिस एरिया में उनके हेरिडेटरी राइट्स नहीं है वहाँ पे वो प्लंडरिंग करने के लिए इन्वेड करते थे, रेड्स करते थे वहाँ पे, जैसे लूटपाट करना। तो अगर आप उनको चौथ दे देते हो, जैसे कि 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू था, तो वो आपके टेरिटरी में आके रेड नहीं करेंगे। सरदेशमुखी ये था कि जिस टेरिटरी में मराठास का हेरिडेटरी रूल था वहाँ पर 10% वो लैंड रेवेन्यू का लेते थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द चौथ एंड द सरदेशमुखी। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन चौथ एंड सरदेशमुखी. Okay, then we have the Mansabdari system. So this is some only thing to explain you. The Akbar introduced Mansabdari system, that is Mansab, which is an Arabic word which means a post, an officer, a rank or status. Therefore, Mansabdar means an officer or the holder of the rank, status and post. Before Akbar, there was no division of civil and military functions of the state. These soldiers had to fight in war and also perform duty of police in the state. They were required to perform civil and military services and duties at the same time. तो मनसबदार कौन था? He was the officer or the holder of the rank, status and post. बिफोर अकबर ऐसा कोई लाइक डिवीजन नहीं था सिविल और मिलिट्री फंक्शन में. द सोल्जर्स यूज टू फाइट इन वॉर एंड ऑल्सो परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द पुलिस. तो वो वॉर में भी लड़ते थे और पुलिस की ड्यूटी भी परफॉर्म करते थे और सिविल एंड मिलिट्री जो ड्यूटीज थी एक ही टाइम पर परफॉर्म करते थे. दिस वॉज द मनसबदारी सिस्टम. देन वी अभी हमने इतनी बार डिस्कस किया जागीरदारी क्राइसिस. तो ऐसा क्या था जागीरदारी क्राइसिस? जागीरदारी सिस्टम इज द असाइनमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड. देयरफॉर जागीरदारी सिस्टम इज द सैलरी ऑफ द मनसबदार. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि जो रेवेन्यू थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, तो ये सैलरी थी मनसबदार की. अगर आप उनको सैलरी नहीं दोगे तो दे विल बी लाइक अर्निंग थ्रू करप्ट मीन्स, एंड दैट वाज द मेन थिंग विच वाज हैपनिंग इन द मुगल एम्पायर. तो जो सैलरी थी, ये जो जागीरदारी सिस्टम था वो सैलरी थी मनसबदार की. मनसबदार कौन था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, देन वी हैव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया था इंडिया को? एग्रीकल्चर कैसा था? टेक्निकली बैकवर्ड था. पीजेंट्स की कंडीशंस बहुत ही मजरेबल, बहुत ही हालत ख़राब थी उनकी भी. ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे हम इम्पोर्ट से. ठीक है, अब कैसे कर रहे थे ये देखो, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स है जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से. कॉटन टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पेटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स एंड ड्रग्स. तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी. इंपोर्ट क्या कर रहे थे? अब देखो इतनी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे. पर्शियन गल्फ से क्या कर रहे थे, अरेबिया से क्या कर रहे थे, चाइना से क्या कर रहे थे. हैव अ लुक एट इट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. टेक्सटाइल सेंटर्स कहाँ थे ये भी एक बार देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे. ओके, शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज कहाँ थी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ थी, क्योंकि लिमिटेड है. महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल, कैलिकट एंड क्यूलॉन. एजुकेशन सिस्टम कैसा था? इट वॉज ट्रेडिशनल. एंशियंट लर्निंग पर बहुत ही ज़्यादा रिलाई कर रहे थे हम लोग. वाइड स्प्रेड एलिमेंट्री एजुकेशन थी अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन. ये बहुत ही वाइड स्प्रेड थी हिंदूज़ में कहाँ होती थी? पाठशालाज में. और मुस्लिम्स में कहाँ होती थी? मकतब्स में होती थी. फीमेल एजुकेशन बहुत ही रेयर था. ऐसा मतलब लाइक इतनी फीमेल स्कूल नहीं जाती थी. हायर एजुकेशन के लिए चतुष्पतिस बने थे या तो टोल्स बने थे. ये मतलब है तो हायर एजुकेशन सेंटर ही, बट बिहार में ये बोला जाता है, बंगाल में टोल्स बोला जाता है. संस्कृत एजुकेशन सेंटर कहाँ थे? काशी, तिरहत, नादिया एंड उत्कल. यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता था. देखो ये भी लिमिटेड ही हैं. देन वी हैव मद्रासाज, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन पर्शियन एंड अराबिक. तो मद्रासा क्या था? ये यहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी इन पर्शियन एंड अराबिक लैंग्वेजेस. देन वी हैव फेमस सेंटर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज लर्निंग, दैट इज़ अजीमाबाद. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक ही इम्पॉर्टेंट या फेमस सेंटर था पर्शियन लर्निंग के लिए.
अच्छा, सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी भी ट्रेडिशनल थी, स्टैग्नेंट थी, पैट्रियार्की था, रिजिड कास्ट सिस्टम था, शिया सुन्नीज़ में भी डिवीज़न था, जो शरीफ और जो अजलफ जो लोअर क्लास मुस्लिम्स थे, उसमें भी लाइक कास्ट वाला फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे थे वो लोग, कि लाइक वो अपने आप से नीचा दिखते थे अजलफ डिविजन्स वाले जो मुस्लिम्स थे उनको। वुमेन में पर्दा सिस्टम प्रिवलेंट था, सती थी, चाइल्ड मैरिज था, पॉलीगैमी थी, डाउरी थी, स्लेवरी ट्रीटेड एज हेरिडेटरी सर्वेंट्स रादर दैन मीनियल्स। तो ये हेरिडेटरी सर्वेंट थी, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो स्लेव्स थे हमारे प्री ब्रिटिश एरा वाले, उनकी कंडीशन फिर भी बहुत अच्छी थी, ना कि मतलब ब्रिटिश पीरियड में जो स्लेव्स थे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट उनसे पहले फिर भी स्लेवरी तो थी, बट कंडीशन ऑल्दो थोड़ी सही थी। देन वी हैव दी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। इसकी बात करें तो अशरफुद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनाया था लखनऊ में। सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी जयपुर में बनाई थी, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। जिज मोहम्मद शाही ने टाइम टेबल बनाया था फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़। पद्मनापुरम पैलेस बना था केरला में, विच वॉज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड मुरल पेंटिंग्स। वी हैव राजपुताना एंड कांगड़ा स्कूल डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज। एंड उर्दू में हमारे पास कुछ फेमस पोइट्स थे, जैसे मीर सौदा, नाज़ीर एंड मिर्ज़ा गालिब। देन वी हैव तमिल में सितार पोइट्री थी बाई तयूम मनवर। Then we have in Malayalam was enriched by Kanchan Nambiar. In Punjabi we have Heer Ranjha written by Waris Shah in this piece, and in Sindhi we have Rasalo which was written by Shah Abdul Latif. So I guess we are over with this chapter. I guess आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. If you have liked this video, please like, share and subscribe to our channel. इसका हमने फर्स्ट पार्ट कल ही अपडेट किया है, so do go and have a look at it. ये सीरीज़ हम वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट विद इन द नेक्स्ट 15 days. सो हमारे साथ बने रहिएगा एंड गो एंड हैव अ लुक एट द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू दोस्तों.